बंगाल में सौंदेशखाली में एक इलाके में महिलाओं के उत्पीड़न की आड़ में आंदोलन दिखाया जा रहा है। मैं देश की जनता को साफ बताना चाहती हूँ कि ये सरासर झूठ है। ये बीजेपी आरएसएस वामपंथियों का झूठ है। इसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इस झूठ को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। सौंदेशखाली बंगाल का एक बदनाम इलाका है और उससे जुड़े और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कुछ गतिविधियाँ, गलत गतिविधियाँ कई सालों से चल रहे हैं। जैसे आपने हिंदी हार्टलैंड में विदिशा नाम का एक जगह सुना होगा, वहाँ पे बेड़िया समाज होते हैं। राजस्थान साइड में, यूपी साइड में, एमपी साइड में नट समाज होते हैं। यहाँ पे कुछ कुरीतियाँ व्याप्त है जिनमें बहुओं से गलत काम नहीं कराया जाता है, लेकिन बच्चों को परिजन ही गलत कार्य में लगा देते हैं। यह अत्यंत दुखद है और सरकारी परियोजनाएं इसके उन्मूलन के लिए कार्यरत रहती है। परंतु बंगाल में क्या हुआ कि 34 साल के वामपंथी राज में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा उन्होंने क्या किया, झूठ मूठ का कुछ एनजीओस वगैरह दिखाए और अपने गुंडे और इन्हीं एनजीओस के जरिए इन इलाकों में जो इस तरह की गतिविधियां होती थी जिनमें छोटी बच्चियों को गलत गतिविधियों में लगा दिया जाता था, उसका उन्होंने उल्टा दोहन किया है। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े धड़े को तोड़ के 1998 में टीएमसी का गठन किया था। तब निश्चित तौर पे बीजेपी आरएसएस ने पैसा लगाया था और उसकी कीमत वसूलने लग गए वो ममता दीदी से। पहले तो इनका ठीक ठाक चल रहा था, आरएसएस का संगठन बढ़ाए जा रहे थे। बीजेपी ममता दीदी, बीजेपी आरएसएस भी खुश थे, जमीन पे नूरा कुश्ती और विरोध दिखाते थे और भीतर भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और चिट फंड घोटाला भी सामने आया। शारदा, नारोदा, रोज वैली सब घोटाले बाहर आने लग गए। शारदा और रोज वैली चिट फंड में वामपंथी भी लिप्त थे। बीजेपी आरएसएस ने क्या किया, इनको आप देख ही रहे, सीबीआई जांच को किस तरह से भटकाया कि आज तक का चिट फंड घोटालों की तह तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहे। बस 2 लोगों को, उनमें से एक महिला देवजानी सेनगुप्ता को जेल में बंद करके रख दिया है। तो ऊपर के लोग बचे हुए हैं। उस दौरान भी महिलाओं की संदिग्ध लिप्तता दिख रही थी। रात के दौरान न कि महिलाएं आती थी सुदीप्त सेनगुप्ता के ऑफिस में, जिसको कि, और लाल डायरी की बात उठी थी, जिसको कि एबीपी आनंदो ने दबाया था। यानी एबीपी आनंदो का काम है सच कम दिखाना, झूठ जो सच है उसको ज़्यादा छुपाना, जमीन के भीतर ज़्यादा कुछ छुपा के रखना और थोड़ा सा सच दिखा के सत्ता पक्ष के साथ कुछ एक लेन देन करके सिर्फ अपना न्यूज़ मीडिया को चलाना और सारे विज्ञापनों पे एक एकाधिकार जमा के रखना। तो यहाँ पे हुआ है। अब मैं आपको पूरा बिंदु दर बिंदु बता रही हूँ कि बंगाल में आंदोलन के नाम पे क्या फ्रॉड हो रहा है और ये बीजेपी आरएसएस कर रही है और बैक में पीछे से इनके वामपंथियों के साथ भी सांठगांठ भी है और शह मात का खेल भी है। और इसमें बंगाल की आम जनता पिस रही है क्योंकि दीदी को सरकार चलाने ही नहीं दिया जा रहा है। दीदी के कैबिनेट में खूब संभवतः चौधरीमा भट्टाचार्य को बीजेपी आरएसएस ने ही प्लांट किया है और वो उनका काम है वामपंथी वर्चस्व वाले वाम जुडिशरी में लड़की वड़की सप्लाई करके उसको बीजेपी आरएसएस के हक में लाना। ये है। अब मैं आपको बताती हूँ, 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया। उस समय देश में परिस्थितियां बहुत खराब हो गई और इतनी गरीबी आ गई थी कि इस सौंदेशखाली के इलाके खास करके हमें पता है जहां पे बच्चियों को बेचना शुरू हो गया था। फिर से कई समय से ऐसा हो रहा था कि एनजीओज ना कि काम कर रही थी और सेंसिटाइज किया जा रहा था परिजनों को और बच्चियां बेचना बंद कर दिया था, ट्रैफिकिंग कम गया था। लेकिन लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन आपने एक और चीज़ देखा है कि लॉकडाउन के दौरान जो ब्रॉथल्स थे वो ठप थे, वहाँ पर लोग नहीं जा रहे थे, इन्फेक्शन फैलेगा बोल के। और उस समय उन महिलाओं को खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा था एनजीओस के जरिए। तो फिर ये बच्चे जिनको बेचा गया है और जो बहुएं नहीं है, जो विवाहित नहीं है, इनमें ऐसा एक नियम है कि जो जिनकी शादी हो जाती है वो बच जाती है। आप बेड़िया समाज, नट समाज का भी देखिए, ठीक वैसा ही टाइप का है। ये बच्चे बच जाती है जिनका विवाह हो जाता है। लेकिन जिनका विवाह नहीं होता, उनकी एज बहुत कम, 8 से 16 साल की आयु आप कह सकते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है और उनकी ट्रैफिकिंग हुई है। तो ये बच्चा कहाँ गई है? ये है 24 मार्च 2020। अब 19 मई
2022 को नागेश्वर राव बोपन्ना और गवाई का एक जजमेंट आता है, जिसमें वे एक तरह से अनैतिक गतिविधियों को लीगलाइज कर देते हैं, कानूनी मान्यता दे देते हैं। कहते हैं इनके साथ अगर माइनर बच्चे दिखे तो ये न समझा जाए कि इनसे गलत कार्य कराया जा रहा है, और पुलिस को सेंसिटिव बनने की बात कहते हैं। एक तरह से पुलिस का हाथ बांध दिया जाता है। ये एक जज, इसमें 3 हफ्ते में इनके जजों के दिशा निर्देश पर केंद्र सरकार को जवाब देना था, जो सरकार ने नहीं दिया। मुझे संदेह है कि सरकार ने इन जजों से ये जजमेंट लिया है, और कैसे लिया है वो मैं आगे बताती हूँ। इसके बाद 27 मई, अब सोचिए इस पे चर्चा हो सकता था कि ये जजमेंट क्या है, कोई विपक्ष कोई पक्ष कोई कुछ कह सकता था, एनजीओ वगैरह बात कर सकते थे। 27 मई, 19 मई को ये जजमेंट आया। 27 मई 2022 को नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के किसी धर्मगुरु पे कोई एक वक्तव्य दिया, जिससे कि बंगाल में भी, पूरे देश में और बंगाल में भी अराजकता फैल गई, और खास करके बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद, मालदा में बहुत हो हल्ला होने लग गया। उसी दौरान एक फेसबुक पोस्ट के लिए एक बच्ची, 19 साल की बच्ची को 11 जून 2022 को एक पुलिस, उसको 6 दिन के लिए कारादंड होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है। मेरे पास फेसबुक में उस बच्ची को बचाने के लिए एक मैसेज आता है, तो मैं इस केस को स्टडी करती हूँ, और मैंने वीडियो भी जारी किया था। उसी समय मैंने, उस समय चंद्रिमा भट्टाचार्य, इन लोग का नाम नहीं आया था, मैंने उसी समय कहा था कि इस एक जेल में एक बच्ची कैसे सुरक्षित रह सकती है ऐसी हालत में, और तब मैंने संदेह जताया था चंद्रिमा भट्टाचार्य पे। उसके बाद ये मैंने शायद सोच लीजिए 18 जून 2022 को ये वीडियो जारी किया था। 21 जून 2022 को टाइम्स नाउ में सिर्फ दिखाया गया था इस केस को, और बाकी किसी चैनल ने इस बच्ची की गिरफ्तारी के बारे में एकदम कुछ नहीं दिखाया। एबीपी आनंद ने तो दिखाया ही नहीं है। आप क्रोनोलॉजी देखते जाइए। अब ये मामला आया है, उसके बाद 28 जुलाई 2022 को बंगाल के जो मंत्री थे पार्थो चटर्जी, उनकी एक बांधोबी, बहुत ही कम उम्र की बांधोबी अर्पिता के घर में एक रेड होता है, और उसमें करोड़ों रुपए, 50 करोड़ के रुपए और कई किलो सोना बरामद होता है। और उसी दौरान कुछ आपत्तिजनक चीज़ें और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होते हैं, जिसको कि इस शिक्षा भर्ती घोटाले को बांग्लादेश में बैठे आला महकमे के आला अफसरों के साथ जोड़ता है, और साथ ही ये बच्चियों की शोषण की तरफ भी इशारा करता है। इसको लेके बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाया जा रहा था। मैंने तभी कहा था कि खिल्ली न उड़ाया जाए, ये बच्चियाँ खुद ही शोषित है। ये महुआ मोइत्र बोले, अब नुसरत जहाँ बोले, मिमी चक्रवर्ती बोले, अर्पिता मुखर्जी बोले, ये सब, ये एक तरह से देखिए ममता दीदी के कैबिनेट में चंद्रिमा भट्टाचार्य बोलिए, ये लोग एक महिला मंडली को फंसाया गया। ये वाकई में खुद से ममता दीदी ने लिया है, ना इनको जिहादियों ने इनको इंट्रोड्यूस किया है, या बीजेपी आरएसएस ने इनको इंट्रोड्यूस किया है, हमें नहीं पता है। लेकिन आप ये देखिए, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, कोई जमीनी इनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये सीधा आती है, इनको टिकट मिलता है टीएमसी का, ममता दीदी का चेहरा देख के लोग वोट देते हैं, एक मुस्लिम वोट देते हैं, और उनकी 40% के करीब मुसलमानों का मत का अधिकार है, और 40% के करीब मुस्लिम वोट जो है उसके बलबूते ये लोकसभा विधानसभा में पहुंच जा रही है, और ये कानून बना रहे हैं। तभी मैंने कहा था इस बारे में। इसके बाद आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। जो ही अर्पिता के घर में हुआ और इतना सब कुछ बाहर निकला, संभावना है कि ये लीड भीतर से कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने टीएमसी के भीतर से दिया हो, या वामपंथियों ने चुपचाप से पीछे से दिया हो। अपने खिलाफ तो सीबीआई जांच चिटफंड घोटाले में उन्होंने रुकवा दिया था बीजेपी आरएसएस के साथ दोस्ती दिखा के। ये कभी भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते बंगाल में, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदले हुए बैठे हैं, लेकिन चुपचाप पीछे से शह मात देने के लिए कुछ एक लीड देते रहते हैं। और बंगाल के मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोर्ट में बैठे लोग उनके एजेंट है इसलिए रेड ऑर्डर किया, या जो भी हो, लेकिन किसी आरटीआई भर्ती में इरेगुलरिटीज हो रहा है कह के कोई एक आरटीआई गया जज अभिजीत गांगुली के कोर्ट में, और उनने ऑर्डर किया ईडी को, और ईडी ने ये रेड दे दिया। लेकिन जो ही रेड दिया और इसमें ऐसे आपत्तिजनक परिस्थिति बना कि मुझे लगता है कि टीएमसी और बीजेपी आरएसएस के कान खड़े हो गए, वो सख्ते में आ गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर से कोर्ट के एक ऑर्डर में 21 जनवरी 2023 को
कुंतल घोष नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। कुंतल घोष न कि अपनी बांधवी को 50 लाख रुपए देता है, वो एक ब्यूटी पार्लर चेन चलाती है। कुंतल घोष के बाद शांतनु बनर्जी, उसके बाद गोपाल दलपति और उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट अभिषेक बनर्जी का सुजय कृष्ण भद्रो तक का जांच की सुई जाती है। और इस दौरान एजेंट रिसोर्ट बांधवी चेन आता है और जाते जाते ऐसा होता है कि बीच में अचानक ईडी के किसी फॉरेन एनआईए के जरिए किसी जांच में ये सामने आता है कि शायद कुछ फॉरेन मॉडल्स के जरिए अभिषेक बनर्जी मनी लॉन्ड्रिंग करता है विदेशों में, और ये फॉरेन मॉडल्स जो है अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। यानी कि एक भर्ती घोटाला है जिसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन साथ ही इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है और अनैतिक गतिविधियों की तरफ भी इशारा करता है, जो कि बच्चों की खरीद फरोख्त की तरफ भी इशारा करता है। उसी समय मैंने वीडियो बना के कहा था कि संभावना है कि रिसोर्ट वगैरह में साधारण मनुष्य तो नहीं जाते होंगे, यही बंगाल के प्रभावशाली लोग, खास करके जुडिशरी के जजों को ही यहाँ पे लड़की वगैरह सप्लाई किया गया होगा। बंगाल की गरीब घरों के दूर दराज के इलाकों के दलित और वनवासी बच्चों को ही और माइनर बच्चों को इन जज वगैरह को सप्लाई किया गया होगा और एक तरह से पूरी व्यवस्था को खरीद लिया होगा। और मैंने तब साफ साफ इशारा करना शुरू कर दिया था कि ममता दीदी बीजेपी के आरएसएस के बिहाफ पे ही सेंधमारी कर रही है व्यवस्था में, और वो व्यवस्था जो तथाकथित वामपंथी था उसे बीजेपी आरएसएस के हक में लाया गया है। ये काम प्रभावशाली लोगों तक का करने का काम लोग दबी जुबान से कहते चंद्रिमा भट्टाचार्य करती है। ये 21 जनवरी का, तभी से बीजेपी आरएसएस के कान और ज़्यादा खड़े हो गए। बीजेपी आरएसएस टीएमसी ने जज अभिजीत गांगुली को हटाने का मन बनाने लग गए थे ये लोग, और ये डर गए थे कि भाई ये अगर इस तरह के रेड वगैरह कराते रहे तो फिर बहुत कुछ बाहर आ सकता है। आप क्रोनोलॉजी को अच्छे से स्टडी कीजिए। अचानक 23 अप्रैल 2023 को एक कालियागंज में वनवासी नाबालिग बच्ची की लाश बरामद होती है, 15 साल की बच्ची। बीजेपी आरएसएस कहते हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रेप करके उसको जहर खिला के पानी में बहा दिया है। जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर और पुलिस दोनों कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है, और मैं भी मानती हूँ कि नहीं हुआ। अगर पुलिस और डॉक्टर कह रहे हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी दूसरे के झांसे में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि ये देख चुके ये लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। उसके बाद इसके विरोध में, क्योंकि पुलिस तो ममता दीदी के अंडर आती है, डॉक्टर भी ममता दीदी के, तो शुभेंदु अधिकारी 28 अप्रैल 2023 को एक भीड़ इकट्ठा करके ममता सरकार के खिलाफ एक तमाशा क्रिएट करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय आप सोचिए 28 अप्रैल 2023 को ही दिल्ली में जज चंद्रचूड़ अभिषेक बनर्जी के एक अपील पे चोरी छिपे चुपचाप सबका ध्यान जब इस आंदोलन की तरफ है, जज अभिजीत गांगुली को बंगाल शिक्षा घोटाले से हटा दे रहे हैं केसेस से। यानी कि इस बनवासी बच्ची की हत्या की गई है और एक केस बनाया जाएगा 28 तारीख को। सबका ध्यान उस और बनाए रखने के लिए ये मैंने वीडियो करके तभी बता दिया था कि ये केस सजाया गया है। और आप ये सोचिए कि यही हमेशा जो बच्ची मरती है और जिसके साथ रेप होता है वो वनवासी दलित होती है, वो कभी ब्राह्मण वैद्य कायस नहीं होते हैं, जबकि इन्हीं के वोट के बलबूते पे बीजेपी आरएसएस सत्ता में आएगी। नॉर्थ बंगाल में इन्हीं के वोट के बलबूते पे इतने सीट लाई और इतना उचक रही है बंगाल में, और इन्हीं की बेटियों के साथ ये सब करेंगे। खैर, तभी मैंने बोल दिया था कि आरएसएस बीजेपी ने ये जो किया है, नागपुर कार्यालय की जड़ें खुद जाएगी इस गलत काम से। खैर, जज अभिजीत गांगुली तो ऐसे जज नहीं बने होंगे, यहाँ पे कुछ आका रहे होंगे उनके जिन्होंने नेटवर्किंग करके उन्हें जज बनाया। तो उन आकाओं का दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता तो दिल्ली बातचीत होती रही। आखिरकार रात को पता चला सब केस नहीं, एक केस से सिर्फ उन्हें हटाया गया, जो कि जज अमृता सिन्हा के अंडर में भेजा गया, और बाकी केस में वो बने रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी आरएसएस और टीएमसी तो परेशान थे, इनको तो हटाना है जैसे तैसे। ये है 28 अप्रैल 2023 की बात। अब आप देखिए क्या हुआ है। ये सब होते 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 आया है 2024 के 5 तारीख को एक राशन भर्ती घोटाला भी निकला बंगाल में। उसकी जांच हो रही थी और इधर पे भीतर शायद बीजेपी वामपंथी या सोच लीजिए कुछ महत्वाकांक्षी तबके टीएमसी के भीतर कुछ एक कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया,
5 जनवरी को कोर्ट ऑर्डर पे शेख शाहजहां नाम का एक व्यक्ति है संदेश खाली में, जो कि राशन घोटाले के नाम पे उसके घर में रेड होना था। अदालत के निर्देश पे ईडी और सीआरपीएफ गई थी रेड मारने के लिए। ये व्यक्ति जो है में पाचार बच्चों को इकट्ठा, माइनर बच्चे, बहुएं नहीं, मैं साफ कहती हूँ विवाहित बहुएं नहीं, माइनर अविवाहित बच्चा 8 से 16 साल की बच्चियों को ये ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम है, और इलाका भी बदनाम है अपनी बेटियों को ऐसे लोगों को बेचने के लिए। वहाँ पे ईडी सीआरपीएफ उसके घर में रेड डालने जाती है, लेकिन इस बार शायद ईडी के आला अफसरों ने अमित शाह जी को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये जो निर्णय दिया था जज ने उस समय कोर्ट में कैमरा बंद करा दिया था। तो ईडी के अफसरों ने निश्चित तौर पे अपने आका अमित शाह जी को जानकारी दी होगी, और अमित शाह जी ने कहा इस रेड को फेल कराना है, क्योंकि संभावना थी कि शेख शाहजहां के घर से नोट की गठरियां नहीं, माइनर बच्चियां बरामद होती। तो क्या दिखाया गया, वही लोग जिनसे सीए के नाम पे कागज मांगा जाता उनको आगे किया गया। ईडी सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर ड्रामा किया, दिखाया स्थानीय लोगों ने, संदेश खाली के स्थानीय महिलाओं ने आगे आके इस रेड को विफल करा दिया और कहा बिना परमिशन के क्यों रेड डालने आए शेख शाहजहां के घर में। तभी मैंने वीडियो बना के कहा था कि आरएसएस को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा, पर खास करके आरएसएस को, क्योंकि वे ही है जो दलित वनवासी इलाकों में स्कूल चलाते, सरस्वती शिशु बाल मंदिर, जहाँ पे समाज के आखिरी पायदान में रहने वाले दलित वनवासी घर की बच्चियां 50% की तादाद में उन स्कूलों में आती है। इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा, और कोई भी सभ्य समाज में पाचारकारियों को बचाने वालों को मान्यता नहीं दे सकता है। में पाचार से जुड़े लोगों को या उससे किसी भी तरह से जुड़ने वाले लोगों को मान्यता नहीं दे सकता। मैंने वीडियो बना के कह दिया था, आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। ये है 5 जनवरी की बात। जो ही मेरा वीडियो रिलीज हुआ 6 जनवरी को इनके एक रूठे हुए एक्स चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिनको पर्ची भेज के अपमानित करके हटाया गया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने 6 जनवरी 2024 को एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि परवेलिया बोल के एक थाना क्षेत्र के अंडर एमपी में एक इलाके से बच्चों के सुधारागृह से 26 बच्चियां गायब है, उनको बचाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। मतलब इनके भीतर भी बगावत है और कुछ खबरें इनको पता है, और अगर इनके जो रूठे हुए लोग हैं उनको ठीक से मनाया नहीं गया तो भीतर से भी बातें निकल सकती है बाहर। ये 6 जनवरी 2024 की बात है। अब हुआ ये कि ये वामपंथी और भीतर के टीएमसी के भीतर बैठे रूठे लोग, या हो सकते हैं बीजेपी के भीतर भी कुछ रूठे लोग बैठे हुए जो भीतर कुछ शह मात का खेल खेल रहे हैं। इनने देखा कि शेख शाहजहां तो छोटा मोटा ग्राउंड वर्कर था जो बच्चे को उठाता है सिर्फ, लेकिन प्रभावशाली लोगों के पास रिसोर्ट वगैरह में ये तो चंद्रिमा भट्टाचार्य भेजती है, तो इसको अब डायरेक्ट फंसाया जाए, ये कुछ ज़्यादा ही चालाकी कर रहे हैं अमित शाह जी। तो इन्होंने एक आरटीआई फाइल करवाया इशिता सोरेन नाम की एक वनवासी बच्ची के जरिए, और उनने जज अभिजीत गांगुली के कोर्ट में आरटीआई फाइल करके कहा है कि वनवासियों के सीट पे जनरल कैटेगरी के लोग मेडिकल में सीट ले रहे हैं। इसको मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट घोटाला में कहूँगी। इस पे जज, ये बहुत आम बात है, कई जगह होता है, हिंदी हार्टलैंड में भी होता है, एमपी साइड में भी होता है। ये यहाँ पे बंगाल में एक केस जो ही आया, जज अभिजीत गांगुली ने एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा दिया। ये सीबीआई इंक्वायरी अगर होता तो हेल्थ आता है चंद्रिमा भट्टाचार्य के अंडर में, और चंद्रिमा भट्टाचार्य जजों को लड़की सप्लाई करके वामपंथी जुडिशरी में बीजेपी आरएसएस के लिए सेंधमारी की है, इसलिए उनको बचाना बहुत जरूरी था। बीजेपी आरएसएस और टीएमसी जो ऑलरेडी सत्ते में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से जज अभिजीत गांगुली को हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटाना वो तय कर चुके थे, लेकिन सिर्फ एक केस से हटा पाए थे बंगाल भर्ती घोटाले में, बाकी केसेस में अभी भी बैठे थे। उन्होंने बोला नहीं, बस अब और रिस्क नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने तो फट से बंगाल सरकार ने सोमेन सेन के कोर्ट में अर्जी लगा इस सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ। वो लिखित भी नहीं था, मौखिक अपील था, और सोमेन सेन एक ऐसा जज है जिसको 2 साल पहले ही उड़ीसा हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया, उसके बावजूद वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने फट से इसे खारिज कर दिया। जज अभिजीत गांगुली ने तुरंत कहा कि ये जजमेंट गलत है, सीबीआई इंक्वायरी जारी रहेगा, और उन्होंने 26 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जज चंद्रचूड़ के पास एक अपील भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि जज सोमेन सेन के विरुद्ध इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाई जाए।
अब आप देखिए असली खेल कहाँ पे हो रहा है। मैं इस और आपको ध्यान दिलाती हूँ, जज चंद्रचूड़ ने जज सोमेन सेन से नहीं पूछा कि आपका तो तबादले की सिफारिश हम भेज चुके हैं, 2 साल से पहले आपको उड़ीसा चले जाना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा कि जांच की आंच अब चंद्रिमा भट्टाचार्य तक आ सकती है। उन्होंने तुरंत बंगाल का मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट केस अपने अधीन दिल्ली में रख लिया, अपने आकाओं से परामर्श कर सके, ताकि दिल्ली में उनके आका अमित शाह, मोदी और भागवत लोगों के साथ परामर्श करके वो जो कुछ करना है कर सकते। जैसे तैसे इस केस को दबाया जाएगा ताकि जांच की आंच चंद्रिमा भट्टाचार्य तक का नहीं पहुंच सके। आप इस बात को साफ समझ लीजिए, यानी चंद्रिमा भट्टाचार्य इन बीजेपी आरएसएस के आला लोगों, टीएमसी की ममता बनर्जी और इन जजों के बीच में कोई एक अनैतिक गतिविधि चलाती है। मैं आरोप लगाती हूं ये माइनर बच्चियों की सप्लाई है। मेरे खिलाफ जिसको जो कार्रवाई करना है कर ले। उसके बाद ये 26 अप्रैल की बात है, तो जज चंद्रचूड़ ने 26 जनवरी 2024 की बात है, तो जज चंद्रचूड़ ने सीधा ये सब केसेस अपने अंडर में रख लिया और 31 जनवरी 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगननम के जरिए जज अभिजीत गांगुली को बंगाल भर्ती घोटाले के सभी केसेस से हटा दिए गए और कहा आगे से ये कानून से रिलेटेड केसेस देखेंगे। तो ये भर्ती घोटाले भेजे गए जज मंथा के अंडर में। जज मंथा वही जज है जिनके पास शुभेंदु अधिकारी न कि गए थे कालियागंज की बच्ची का जो रेप एंड मर्डर केस है उसके सीबीआई जांच मांग लेके। जज मंथा ने कहा सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है, सीआईडी जांच करेगी। अभी तक का क्या प्रोग्रेस हुआ हमें नहीं पता। हमें पहले दिखाया गया था कि एक पुलिस अफसर, बहुत ही दक्ष पुलिस अफसर दमयंती सेन इसका जांच करेगी, बाद में शायद उनको जांच से हटा दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज टी.एस. शिवगननम, मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगननम, दोनों ने 26 अप्रैल से लेके 26 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 के बीच पूरा बंगाल भर्ती घोटाले की जितने केसेस है उनको रफा दफा कर दिया, ट्रांसफ़र कर करके। एक केस को उन्होंने अपने अंडर में रखा सुप्रीम कोर्ट में, और एक दूसरा केस जो है बाकी केसेस जिसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य तक आंच ना भी पहुंच सकती है उसको उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जज मंथा के अंडर में भिजवा दिया। लोगों ने इन पे थूकना शुरू कर दिया। 31 जनवरी 2024 के इस कारनामे से, इस केस ट्रांसफ़र के इधर उधर से लोगों ने थूकना शुरू कर दिया था और संदेह होने लग गया था। लेकिन फिर भी जजों का मामला है इसलिए इतना ज़्यादा खुल के लोग सामने नहीं आए थे। उसके बाद जब सब केसेस इधर उधर हो गया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निर्मला सीतारमण जी संसद के पटल से 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए यौन संक्रमण से फैलने वाली बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के विरुद्ध मिशन इंद्रधनुष के तहत यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन की प्रोग्राम की ऐलान करती है। मैंने तभी वीडियो बना दिया था, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि ये गोरी चमड़ी लोगों को ऐलान किया जा रहा हमारे संसद से कि अब से जो लड़कियां सप्लाई की जाएगी आपको, वो सेफ, वेल वैक्सीनेट, HIV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेटेड बच्चियां होंगी। यहीं से देखिए प्रभावशाली लोगों तक का सिर्फ बच्चियां नहीं सप्लाई की गई है, बंगाल की दूर दराज की वनवासियों, दलित बच्चियां नहीं, ये सीमा पार करके ऐसे बांग्लादेश के बंदरगाहों से कोरी चमड़ी तक का भी भेजा गया है। ये मैंने तभी कह दिया था और मैंने ध्यान आकर्षित किया उस चार्टर्ड फ्लाइट की तरफ जो दुबई से निकारागुआ जा रहे थे, जिसे पेरिस में रोका गया था और 300 माइनर बच्चे उतारे गए थे जो हिंदी बोल रहे थे। ये कैसे पहुंचे दुबई तक का, जबकि आपका लॉकडाउन था और आपने एक मौलाना साद के खिलाफ इतना माहौल बनाया था और इतने 300 बच्चे वहाँ कैसे गए, बच्चे कैसे गए दुबई? आप जवाब दे सकते हैं क्या? मौलाना साद के समय आपने ये सब किया। मैं किसी भी तरह से मुसलमानों के हक में नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगता है मुसलमानों को देश की नागरिकता का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्हें मिल गया है। लेकिन हमें कैसे गुमराह किया जा रहा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोगों को किस तरह से गुमराह करके हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करके हमें किस तरह से भटकाया जा रहा, हम लोगों का किस तरह से दोहन किया जा रहा है, ये देखिए आप। उसके बाद जो ही निर्मला सीतारमण ने ये बात कही, लोगों में शंका होने लग गई, कई वीडियोस बनने लग गए। फिर भी 1 फरवरी के बाद भी वीडियोस बने, लेकिन इतना साफ शब्दों में नहीं बोला था मैंने। लेकिन तब इंटरनेशनल
माइनर गर्ल ट्रैफिकिंग रैकेट जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, इस और संदेह जताया था अपने एक वीडियो में, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद 7 फरवरी 2024 को सीबीआई जाती है जज टीएस शिवगननम के कोर्ट में और कहती है कि जो सीट गठन हुआ था 5 जनवरी को, जो शेख शाहजहां के घर में ईडी सीआरपीएफ पे हमला हुआ उसकी जांच के लिए, उसमें पुलिस वाले भी है, हमें इनकी नियत पे संदेह है, इनको हटा दिया जाए। तब जज टीएस शिवगननम कहते हैं कि नहीं नहीं, पुलिस का पक्ष भी सुनना जरूरी है, इसलिए 6 मार्च 2024 तक का इस केस की सब सुनवाई टाल दी जाती है। यानी कि मैं कहती हूँ कि केंद्र सरकार के अंडर काम करने वाली ईडी सीबीआई और टीएस शिवगननम और स्टेट पुलिस जो कि ममता सरकार के अंडर है, उनमें एक मिली भगत थी कि ये इस तरह की नूरा कुश्ती दिखाएंगे और एक तरह से 6 मार्च तक का इस मामले को टाल दिया जाएगा और तब तक का इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाएगा और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यानी कि ये जो केंद्र की सरकार है, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार और ये जुडिशरी के जज जो है, ये सोचे थे कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, माइनर गर्ल सप्लाई वगैरह और इंटरनेशनल रैकेट वगैरह, ये सब इनके पाप अब दब जाएंगे, दफन हो जाएंगे और इस पर कोई जांच वांच नहीं होगा, सब इलेक्शन में लग जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने सब ने थूकना शुरू कर दिया और इस जजमेंट पे संदेह जताया और तब मैंने साफ आरोप लगाया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य प्रायोजित, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय माइनर गर्ल ट्रैफिकिंग रैकेट है, छोटी बच्चियों की खरीद फरोख्त की रैकेट है। ये है 7 फरवरी 2024 की बात और जो ही ये किया है 8, और मैंने ये भी कहा है कि ये सब कुछ जो इतने दिनों से हो रहा था, हमारे आंखों में धूल झोंका जा रहा था, ये असल में दोषियों को पकड़ने के लिए नहीं, एक व्यक्ति चौंद्रिमा भट्टाचार्य को सभी जांच के दायरे से बाहर रखने की कवायद थी। और ठीक देखिए आप, 8 फरवरी 2024 से सौंदेश खाली में एक बगावत शुरू हो गया। महिलाएं 20 से 40 साल की महिलाओं को न कि उठा के ले जाते थे शेख शाहजहां, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग लेके एक बगावत दिखाया जा रहा, आंदोलन दिखाया जा रहा। ये वही महिलाएं हैं शेख शाहजहां के यहाँ जिन्होंने ईडी सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया था और बोला था क्यों बिना परमिट के आए हो यहाँ पे करने को। यानी कि जब अमित शाह जी को ज़रूरत होगा अपने मुताबिक, अपने फ़ायदे के मुताबिक, तो इनसे ईडी सीआरपीएफ पे हमला करा देंगे और जब ज़रूरत होगा तो ये शेख शाहजहां के हक में, और जब ज़रूरत होगा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग लेके इनसे बगावत करवा देंगे। तो ये तो इनके हाथ की कठपुतली है, और कठपुतली हो भी क्यों नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि 80% जनता को ये मुफ्त का अनाज देते हैं। जो लोग मुफ्त के अनाज के लिए इनके ऊपर आश्रित हैं तो वो इनके मुताबिक तो काम करेंगे ही। तो ये जो भी आंदोलन बंगाल में दिखाया जा रहा है, ये कृत्रिम आंदोलन है, कोई आंदोलन वगैरह है ही नहीं। ये आपको झूठ परोसा जा रहा है। ये सीधा सीधा एक बहुत ही एक कुरीति थी बंगाल के समाज में, इस इलाके में, जहाँ पे छोटी बच्चा, मैं बता रही हूँ बच्चा, बहुएं नहीं, 8 से 16 साल की उम्र की, उनको बेचा जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती थी। उसको लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने बहुत ही कॉरपोरेट अंदाज में मैनेज किया और उनको अब इन बंगाल बॉर्डर क्रॉस करा के बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए विदेशों में बेचा गया है गोरी चमड़ी को। अब आप कहेंगे, अब ये कह रहे बंगाल पुलिस पे दोष दे रहे ममता दीदी पे आप कैसे दोष दे सकते हैं? आपने तो बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक का कार्य क्षेत्र बना के दिया था, तो आपने किस लिए दिया था? कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, न छोटी बच्चा कलेक्ट करके बांग्लादेश बंदरगाह तक भेजने के लिए। जवाबदेही केंद्र सरकार की, और अब जवाबदेही नहीं है, अब तो कोई शंका ही नहीं रह गई। ये जो तमाशा कर रहे हैं बंगाल में, जो कृत्रिम एक झूठ मूठ का फेक आंदोलन दिखाने की कोशिश कर रहे बीजेपी आरएसएस, ये सिर्फ और सिर्फ अपने गलत गतिविधियों पर पर्दा डालने की कवायद है। इसमें जुडिशरी तो लिप्त है ही, सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ और जज टीएस शिवगननम संदिग्ध हो जाते हैं, इनके जजमेंट संदिग्ध है। इनको एजेंट रिसोर्ट बांधो भी सर्विस दी गई या क्या क्या पता नहीं। ये पूरी तरह से चौंद्रिमा भट्टाचार्य को जांच के दायरे से बाहर रखने की कोशिश है, यानी कि कोई भी जेल में चला जाए लेकिन चौंद्रिमा भट्टाचार्य से कोई पूछताछ नहीं होगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ भी अब संदेह के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि उनके जरिए ही बच्चों को किया गया है। अगर ये सब कुछ इतने दिनों से हो रहा था तो बीएसएफ ने इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों नहीं दी थी? एक बात हुआ,
और जब लास्ट में ये क्या करते हैं, मैं तो बोलना नहीं चाह रही, हम क्या सारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ गाली देंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप ही देखिए, गवर्नर को सड़क पे उतार देते हैं बार बार। ये झूठा झूठा माहौल क्रिएट करते हैं, झूठा आंदोलन क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद ये अपने अपने सब पाप छुपाने के लिए गवर्नर को उतार देते हैं सड़क पे। वो सड़कों में घूमने लगते हैं और फिर अजीबोगरीब बातें करती। इनके भीतर का ही एक व्यक्ति कह रहा है कि ये एक्ट करने का समय है, एक्टिंग करने का नहीं। यानी कि ये भी समझ रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। तो मैं साफ शब्दों में बोलती हूँ कि बीजेपी, आरएसएस सरकार प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय छोटी बच्चों की खरीद फरोख्त कराए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के क्रॉस करवा के बांग्लादेश के बंदरगाहों से बच्चियों को, गोरी चमड़ियों को भेजा गया है या फिर खाड़ी में भेजा गया है। इसके लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ का इस्तेमाल हुआ है और इस पर पर्दा ढालने के लिए उन जजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको कि इन्होंने चंद्रिमा भट्टाचार्य के जरिए रिसोर्ट एजेंट बांधोबी सर्विस मुहैया कराया है। ये खुद अपराधी है। वंदे मातरम।